साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार चुनाव की खुमारी अभी भी बनी हुई है और बनी रहेगी, क्योंकि ये जो नतीजा है ना दोस्तों, ये पच नहीं रहा है, यकीन नहीं हो रहा किसी को। लोगों को लग रहा है कि ऐसा लग तो नहीं रहा था। अरे भाई, जैसा देखोगे वैसा ही लगेगा ना, आंख बंद करके देखोगे तो कैसे लगेगा। अब शुतुरमुर्ग वाली कहानी तो हम लोग जानते हैं। तूफान आता है तो भैया रेत में अपना सर घुसेड़ देता है, उसे लगता है कि नहीं अब हमको दिख नहीं रहा है तो आ नहीं रहा है। ऐसा होता नहीं है, तूफान तो आना ही है। लेकिन बिहार चुनाव का साइड इफेक्ट दोस्तों, बिहार के नतीजे आते ही बंगाल में कैसे चमत्कार हो रहे हैं, ये कहानी आज दिखाऊंगा। और प्रधानमंत्री मोदी एक बात कहते हैं तो उसका झटका कहां तक महसूस होता है, 440 वोल्ट का झटका। आज की कहानी ये है। आज आपको बंगाल की एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, और ये बिहार का साइड इफेक्ट है। आपको मैं दिखा चुका हूं ये भी दोस्तों कि बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है, इसका असर बहुत दूरगामी है। जितने लोगों की देखेंगे ना, वो उल्टा तलाश रहे थे कि बिहार में मोदी जी हार जाएंगे तो पता है क्या होगा, केंद्र पे असर पड़ेगा, यूपी पे पड़ेगा, बंगाल पे पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, वहाँ पड़ेगा। यहाँ तो पूरा गणित ही उल्टा हो गया। तो आज जरा बंगाल में कैसे चमत्कार हो रहे हैं, कैसे ममता सरकार को बहुत बड़ा झटका, जोरदार झटका लग रहा है, आज की कहानी यही है। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, बताइएगा कि क्या आपको भी लगता है कि नहीं कि बिहार चुनाव के नतीजे का असर बंगाल पर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कितना पड़ेगा, ये कमेंट में लिखिएगा। आइए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एचबी मेलोडी और संघ की अनसुनी कहानियां, ये बिल्कुल भूलिएगा मत। इसको लेकर और आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। लोगों तक पहुंचे, जन जन तक। एक तो आपका सामाजिक मीडिया हमारा परिवार है दोस्तों, और साथ ही एक कार्यक्रम की योजना भी बन रही है इसका विमोचन करने की। तो कैसे करें, किन से कराएं, आप जरा सुझाव भी दीजिएगा। कहाँ करें, दिल्ली में, बाहर, कहीं पर भी। संघ की 225 अनकही कहानियां स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई, तो आपके जो भी सुझाव होंगे उस पर भी विचार करेंगे। हो सकता है एक कार्यक्रम के जरिए आपसे हमारा सीधे मिलना जुलना भी संभव हो पाएगा, तो ज़रा सुझाव दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। ये खबर देख लीजिए। बिहार में बीजेपी का पूरा हुआ मिशन, चुनावी मशीन का अगला पड़ाव बंगाल। मोदी बोले यहीं से गंगा जाती है। अब वो विजुअल तो भूल तो नहीं गए भाई। बिहार में जब चुनाव के नतीजे आ गए तो, और भाजपा से अगर सेंट्रिक कोई चीज हो तो पूरा का पूरा सेंटर शिफ्ट हो जाता है बीजेपी के हेडक्वार्टर में। यह प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है। सरकार बनाने के बाद भी अपनी जमीन को छोड़ते नहीं है। क्या ग्रैंड वेलकम होता है बीजेपी के हेडक्वार्टर में। फिर लोगों को लगता है कि कुछ नई बात आएगी, आती भी है। कभी निराशा हाथ लगती नहीं है। मन की बात में बल्कि चैनल वाले ढूंढते रहते हैं कि कुछ तो विवादास्पद होगा, मन की बात में कुछ मिलता ही नहीं है। लेकिन ये तो एकदम अलग है दोस्तों, यहां कुछ ना कुछ तो मिलता है। बात बिहार की हो रही थी और प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के बारे में ऐसी बात कह दी जो आज से पहले प्रधानमंत्री के जुबान से आप सुने नहीं होंगे। और ये बहुत बड़ी बात है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने उस सच्चाई को सबके सामने ला कर रख दिया है। साफ साफ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। मैं याद दिलाता हूं दोस्तों कि गंगा बिहार से बहते हुए बंगाल तक पहुंचती है, विजय का रास्ता भी वहां जाएगा। और पहली बार उन्होंने बंगाल में जंगल राज की बात कही है। जो हिम्मत नहीं होती किसी की बोलने की, दिखता तो है बोलते नहीं है। जरा इस बयान को सुनिए। गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का
रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। अब आप देखिए, बिहार में अभी भी लोग मातम मना रहे हैं, कह रहे हैं बिहार में ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, बेचारे ढूंढ रहे हैं, ढूंढते रहिए। मोदी जी नेक्स्ट स्टेप पर लेकर आगे बढ़ गए, और कहां आगे बढ़ गए जरा उसका उदाहरण भी आपके सामने रख देता हूं। जो लोग सोचते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी ये नई भाजपा जीत कैसे जाती है, कैसे मशीन में क्या हो जाता है, वो जरा आपको एक उदाहरण भी दिखा देता हूं। ये आप ट्वीट देखिए, भूपेंद्र यादव भाई मंत्री हैं, क्या लिखा है पढ़िए। आज बंगाल में बीजेपी फॉर बंगाल जो उनका हैंडल है कि कोर कमेटी की बैठक में सम्मिलित हुआ। सिंपल लगेगा, ठीक है यार, बैठक हुआ, कोई बात नहीं। समय देखिए, नीचे लिखा है दोस्तों इसमें 14 नवंबर बाल दिवस, जिस दिन बिहार के नतीजे आए, और समय 11:27 रात का। रात के 11:27 पर भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक केंद्रीय मंत्री, वो लिख रहे हैं कि बंगाल में कोर कमेटी की बैठक में सम्मिलित हुआ। कल्पना कीजिए, किसी पार्टी में नहीं होता होगा दोस्तों। मैं किसी को सुन रहा था इनके इकोसिस्टम में कि दुनिया में कहीं नहीं होता कि कोई 90% स्ट्राइक रेट से जीत जाए। दुनिया में कहीं होता है ऐसा कि समर्पित भाव से लोग काम करते हैं। अभी बिहार विजय का मतलब समझिए, लड्डू भी नहीं खाए और बंगाल में रात को बैठक हो रही है, ट्वीट कर रहे हैं। बैठक पहली भी होगी, लेकिन बैठक सेम डे, काम शुरू हो गया। भूपेंद्र यादव कौन है दोस्तों, ये समझिए। अभी 25 सितंबर को ही इनको वहां का इंचार्ज बनाया गया, प्रभारी बनाया गया। जिस दिन बिहार का प्रभारी बनाया गया, उसी दिन बंगाल का भूपेंद्र यादव को और तमिलनाडु का विजयंत पांडा जी को बनाया गया। कौन है भूपेंद्र यादव, इस बात को समझिए, इस ग्राफिक्स को देखिए दोस्तों। 2000 में भारतीय अधिवक्ता परिषद के महासचिव, 2010 में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव, राज्यसभा सांसद, फिर 2018 में चुने गए, 2014 में राष्ट्रीय महासचिव, फिर मंत्री, 2024 में लोकसभा से सांसद बने। केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्री हैं। लेकिन इससे थोड़ा सा आपको पूरा पता नहीं चलेगा, जरा हम आपको समझाते हैं। 2013 में इनको राजस्थान का प्रभारी बनाया गया। जानते हैं, भाजपा को प्रचंड जीत हासिल हुई, 200 में 163 सीट। 2014 में झारखंड का प्रभारी बनाया गया, एनडीए की प्रचंड जीत, 82 में 47 सीट। 2017 में गुजरात का प्रभारी बनाया गया, वहां पर भी जीत मिल गई। 2019 में महाराष्ट्र में प्रभारी बने, भाजपा 105 सीट। फिर 2024 में महाराष्ट्र में बनाया गया, प्रचंड जीत, 149 सीट पर लड़कर 132, स्ट्राइक रेट 89%। ये वही है भूपेंद्र यादव, बंगाल का प्रभारी बनाया गया है इनको। कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, जिसको बोलते हैं ना एड़ियां घिसना। भाजपा एड़ियां घिसती है। मंत्री हैं तो ऐसा नहीं कि एकदम ऐश है जी, काम करते हैं। मैं तो आपको बताया था ना दोस्तों, वो क्या नाम है, अजीत अंजुम का एक पोस्ट, जिसमें लिखते हैं कि जब वो घूम रहे थे तो यहां दिखे, अरे कैबिनेट मंत्री 10 लोगों के साथ पर्चा बांट रहा है। वहां गए, देखे, अरे सांसद पर्चा बांट रहा है, लोगों के साथ चाय पी रहा है। अरे भाई, जो काम करेगा वही तो जीतेगा। और जानते हैं भूपेंद्र यादव के साथ कौन है, आपको बताता हूं। ये देखिए, क्या बंगाल भाजपा को मिल गई शाह मोदी जैसी जोड़ी। 10 साल बाद बंगाल में एक प्रभारी नियुक्त किया गया, और उनके साथ जो सह प्रभारी हैं उनका नाम है बिप्लब देब। बिप्लब देब जानते हैं ना, त्रिपुरा में दशकों की जो लेफ्ट की सरकार है उसको जब उखाड़ फेंका गया तो इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। यह वो जोड़ी,
यानी प्रधानमंत्री मोदी अगर कह रहे हैं कि बंगाल में जंगल राज खत्म करना है आम जनता के लिए, तो ऐसे ही नहीं कह रहे, उसके पीछे की आपको मेहनत दिखा रहा हूं। यही चमत्कार है, बाकियों को समझ में नहीं आएगा। अभी अगले साल जब कुछ महीने बाद नतीजे आएंगे ना, बोलेंगे बंगाल में कैसे हो गया, जैसे अभी बिहार में कह रहे हैं, इससे पहले महाराष्ट्र में कह रहे थे। महाराष्ट्र में नहीं दिखता था। मेरे को बड़ा आनंद आता है कि योगेंद्र यादव साहब हैं, इच्छाधारी व्यक्ति हैं। जब जहां देखिए किसानों के आंदोलन में किसान नेता बन जाते हैं, ओ जब सेफोलॉजिस्ट का काम होता है तो सेफोलॉजिस्ट बन जाते हैं, जब सामाजिक कार्यकर्ता का काम होता है वहां कुछ और बन जाते हैं, नेतागिरी चमकानी होती है नेताजी बन जाते हैं। क्रिकेट में भी पूछ लीजिए तो क्रिकेट एक्सपर्ट भी बन जाएंगे। पता है क्या कह रहे थे, अभी मैं 2-3 दिन पुराना वीडियो सुन रहा था उनका, बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, बिहार में ऐसा तो नहीं था, जीत दिख रही थी लेकिन इतनी बड़ी जीत। फिर बोलते हैं महाराष्ट्र वाला, महाराष्ट्र में भी नहीं दिख रही थी। हरियाणा वाला, हरियाणा में भी नहीं दिख रही थी। अरे भैया, आंख बंद करके देखेंगे तो दिखेगी कैसे आपको? आपकी आंखें बंद है, आपको दिखेगी नहीं। ये बंगाल का भी देख लीजिए, मैं सबको कहता हूं। अच्छा देखिए कितने नाम रख दिए आपके सामने। भूपेंद्र यादव की उस सेम डे मीटिंग, बिप्लब देब, एक सज्जन और मिलाता हूं, ये देखिए सुनील बंसल साहब, इनका ट्वीट देखिए। लगातार मैं 15 तारीख का ही दिखा दे रहा हूं, एक दिन बाद का। पश्चिम बंगाल के मालदा विभाग की संगठनात्मक बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सबके सामने है, कोई छुपी हुई चीज नहीं है। और ये कई महीनों से बंगाल में भाजपा की जमीन को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इनके ट्विटर हैंडल पे ही चले जाइए, एक्स हैंडल पे, तो आपको मिल जाएगा ये कहां कब क्या करते हैं। शांति से काम कर रहे हैं, लोगों के बीच मिल रहे हैं। सुनील बंसल कौन है ये भी बताता हूं। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री, अभी अध्यक्ष की चर्चा चलती है तो इनका भी नाम उछलता रहता है। अब तो मैं क्या आकलन करूं, वो तो छोड़ दीजिए, आप समझिए इनके बारे में मैं बताता हूं। 2014 में इनको सब प्रभारी बनाया गया। अमित शाह प्रभारी थे यूपी के, और उत्तर प्रदेश में चमत्कार हुआ था, 80 में से 71 सीटों पर जीत दिलाई थी। इसके बाद यूपी चुनाव 2017, 2019 का लोकसभा, यूपी चुनाव 2022 भाजपा की जीत के सूत्रधार बने। और अब पश्चिम बंगाल में महीनों से पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये उन लोगों को जानना जरूरी है जो ये कहते हैं कि भाजपा कर क्या रही है बंगाल में, इतना बड़ा काम कर रही है। और ये तो भाजपा की बात है दोस्तों। मैं आपको आरएसएस का भी दिखाता हूं। भाई बिना आरएसएस के तो कुछ हो नहीं सकता। ये तो नड्डा जी बोल गए, कोई बात नहीं, उनको बाद में पछतावा भी हुआ, लेकिन आरएसएस तो अलग ही चीज है। आरएसएस तो सालों से काम कर रही है। भाई अब आरएसएस ने चुनाव को भी ध्यान में रखा होगा, जो मीडिया रिपोर्ट में देख रहा हूं। बंगाल में पैठ मजबूत करने की तैयारी में है। और तब जाकर के आप प्रधानमंत्री मोदी के बयान को समझिए दोस्तों, तब आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही है उसके पीछे एक बेस तैयार हो चुका है। उखाड़ फेंकना है। टीएमसी में हड़कंप मचा हुआ है। टीएमसी के लोगों के इतने सारे कमेंट हैं, मैं देख देख के थक गया, इसलिए मैंने कहा अब उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। मैं ये रिपोर्ट केवल दिखा दे रहा हूं। टीएमसी कह रहे हैं भ्रम में मत रहें, चर्चा हो रही है क्या ममता जी को हराना संभव है? तो क्या बिहार में हराना संभव था? क्या हरियाणा में हराना संभव था? क्या दिल्ली में भाजपा को हराना संभव था? क्या महाराष्ट्र में महागठबंधन को हराना संभव था? संभव कुछ नहीं होता, प्रयास होता है। और बंगाल की कहानी क्यों महत्वपूर्ण है आपको मैं जरा उसके आंकड़े भी बताता हूं। सर, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, जिसको लेकर के राहुल गांधी से लेकर तमाम लोग बिहार में आरोप लगा रहे हैं, बंगाल में भी शुरू हो गया। और शुरू क्या हुआ आपको मैं बताता हूं। हजारों की संख्या में जो बांग्लादेशी वो भागना शुरू हो गए, पकड़ में आ जाएंगे। कम से कम 94 तो गिरफ्तार किए गए, अलग अलग रास्ते, कई सारे तो रील भी वायरल हो रहे हैं। मैं पुष्टि कर नहीं सकता, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं। अब ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को कैसे बुरा कहें टीएमसी के लोग,
तो एक नया सिस्टम शुरू कर दिया है। देखिए, सर की वजह से पहले व्यक्ति की मौत हो गई, दूसरे की मौत हो गई, 15 गिना दिया। अब मेरे को एक बात बताइए कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से मौत क्यों होगी भाई? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कोई सुई लेके आता थोड़ी कि भोंक देंगे हम, ऐसा तो है नहीं कि इतना बड़ा सुई लेके आ रहे हैं कि बस जिसका सर करना है बस भोंक दो, ऐसा तो कुछ है नहीं भाई। एक फॉर्म देना है, आप निवासी हैं या नहीं है, बस इतना ही तो जानना है। अब तो आधार कार्ड भी शामिल हो गया, आप जिंदा हैं मृत हैं यही तो जानना है। भाजपा मना कर रही है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूं दोस्तों कि टीएमसी कितने पैनिक में है। और एक बड़ी बात आपको बताता हूं, बिहार में तो 44 लाख लोग गायब हो गए ना सर के बाद। पता चला या तो मृत हो गए या कहीं 2 जगह बना दिया अपना वोटर कार्ड, या 2 राज्यों में बना दिया। यहां पर 34 लाख आधार कार्ड धारक मृत पाए गए हैं। UIDAI जो आधार कार्ड बनाते उसने जानकारी दी है कि 34 लाख ऐसे मृतकों के आधार कार्ड बने हुए हैं। 13 लाख ऐसे मृत मतदाता हैं जिसके पास आधार कार्ड ही नहीं है। मतलब लाखों की गिनती यहां भी हो रही है। और मेरा तो मानना है 34 लाख, अभी देखिएगा प्रोसेस में 50 लाख से 1 करोड़ भी आंकड़ा चला जाए तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। और ये बिहार और बंगाल की कहानी सेम है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में यह भी चर्चा की थी कि चुनाव आयोग ने कितना बड़ा काम किया है। मैं जरा वो बयान का हिस्सा सुनाता हूं, सुनिए। चुनाव ने भारत के चुनाव आयोग पर जनता के विश्वास को और मजबूत किया है। बीते कुछ सालों से लगातार भारी मतदान होना, वंचितों शोषितों द्वारा ज्यादा से ज्यादा मतदान करना, ये चुनाव आयोग की बहुत बड़ी सिद्धि है। आप तो जानते हैं दोस्तों कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद कई बड़े फायदे हुए। एक तो जेन्युइन वोटर सामने आए, जो गलत था वो हट गया, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा, लोगों में जागरूकता भी बढ़ी कि भाई देना चाहिए, मेरा बन गया। बनना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि मैं भारत का नागरिक हूं और मेरा ये वोटिंग कार्ड है। उससे ये बढ़ा है दोस्तों। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मुद्दे को उठा रही हैं, जैसे लोगों ने बिहार में उठाया। वो कह रही हैं जब तक मैं जिंदा हूं ऐसे होने नहीं दूंगी। क्या नहीं होने देंगे भाई? जो मृत हैं उसके थोड़ी ना बन जाएंगे वोटर कार्ड। जो गलत है फिर तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, गए ही थे लोग, सुप्रीम कोर्ट भी देखता है। लेकिन ये मामला बिहार वाला बंगाल से कैसे जुड़ रहा है दोस्तों, आप समझिए। बिहार में राहुल गांधी ने लगातार वोट चोरी का दांव चला, फ्लॉप हो गए। बंगाल में भी नहीं टिकेंगे, आपको मैं बता देता हूं, बंगाल में भी नहीं टिकेंगे। फिर दूसरा देखिए, बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी जो मुस्लिम वोट बैंक है वो भी धाराशायी होने वाला है। बिहार की कहानी तो आप जानते हैं ना भाई। बिहार के मुसलमानों ने भी देख लिया कि अगर हम सिर्फ आरजेडी के पीछे ही पड़े रहे तो हमको क्या मिल गया, कौन सी विकास हो गया, क्या हो गया। उन्होंने अपना ही नया नेता ढूंढ लिया भाई, वैसी ही चाहिए उनको। आप जानते हैं ना 11 सीटें सिर्फ अब तक के पिछले 35 साल में मुसलमानों का सबसे कम रिप्रेजेंटेशन होगा। क्यों? वो भाजपा को देते नहीं, भाजपा वाले टिकट भी नहीं देते। साफ है। आपको अब हाँ ठीक है, विकास योजनाएं करेंगे, आपको मिलेगा फायदा, लेकिन आप वोट तो देते नहीं, आपको तो चाहिए नहीं है, तो आपको हम टिकट भी नहीं देंगे। आप देखिए ना, ये देखिए सीटों का मैं पूरा हिसाब लेकर आया हूं सिर्फ जानकारी के लिए कि 11 विधायक जीते हैं, इसमें सबसे अधिक ओवैसी के हैं, आप देख लीजिए। फिर कांग्रेस के 1-2 हैं, आरजेडी के 3 हैं, जेडीयू के 1 है। ये जीते हुए कैंडिडेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सीटें हैं दोस्तों। ये बात आप समझ लीजिए। इसका मतलब है मुसलमान ये मानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा नेता ओवैसी है। तो भैया ओवैसी साहब बंगाल भी तो जाएंगे। पश्चिम बंगाल में तो 40% मुसलमान हैं। ये कहा जा रहा है, अब तो जब SIR होगा तब और पता चलेगा दोस्तों। भाई 46 सीटों पर 50% से ज्यादा आबादी है। 46 सीटों पर 145 सीटों में ये निर्णायक भूमिका में है। आप समझिए,
ये भी वही काम कर रहे थे तेजस्वी यादव, और यहां पर ममता बनर्जी भी कर रही है तुष्टीकरण की नीति। मैं उसका एक एग्जाम्पल देता हूं, एक आध एग्जाम्पल देता हूं कि भाई केंद्र सरकार भारत बांग्लादेश पर कटीले तार लगाना चाहती है। सरकार कह रही है कि पश्चिम बंगाल सरकार हमको जमीन ही नहीं दे रही है। भाई जमीन खरीद कर हमको देगी, हम कटीले तार लगाएंगे तभी तो घुसपैठ रुकेगा। अब ये तो नेहरू जी का क्या कानून है, आप खुद ही समझिए ना। और इतना ही नहीं दोस्तों, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार यह भी ऐलान कर चुकी है कि वो वक्फ कानून का लगातार विरोध करेंगे, वो लागू ही नहीं होने देंगे। संसद में भी विरोध किया था। मैं सिर्फ आपको बंगाल बिहार की कहानी को मैच करके दिखा रहा हूं। और आप देखिए, बिहार में वंशवाद की राजनीति को खत्म किया है बिहार के लोगों ने। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी तारीफ की। बंगाल में भी तो यही हाल है ना, वहां भी वंशवाद ही शुरू हो गया। भाई ममता बनर्जी खुद लड़कर संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंची है, लेकिन अपनी पूरी की पूरी विरासत अभिषेक बनर्जी को सौंप दी है। क्या लिखा है, ममता ने भतीजे को ही क्यों किया आगे, 1 पर्सन 1 पोस्ट का फॉर्मूला तोड़ सौंपे 2 पद, क्या है दीदी की स्ट्रेटजी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी घोषणा की कि बिहार ने वंशवाद की राजनीति को खत्म कर दिया है। बयान सुनिए। कि ये परिणाम वंशवाद की राजनीति के खिलाफ विकासवाद की राजनीति को दिया जनादेश है। बंगाल बिहार की राजनीति की एक और तुलना दिखाता हूं। बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर, जंगल राज वहीं से आया ना। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा था, जीत नहीं पाए। ये बिहार का जनादेश बहुत बड़ी पुष्टि करता है इस बात की कि अब जनता भ्रष्टाचार का सहन नहीं करेगी। बंगाल में भी तो वही है, जहां नाम लीजिए वहीं एक भ्रष्टाचार। भाई मंत्री जेल गए, खुद इनको मानना पड़ता है लोगों को कि नहीं नहीं ये कमीशन वाला बंद करो भाई, जो पैसे लियो वापस करो। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी बंगाल में ये परेशानी शुरू होने वाली है। एक और आपको दिखाता हूं दोस्तों, महिला मतदाता, ये बहुत बड़ा वोट बैंक है दोस्तों, बहुत बड़ा। बिहार में महिला मतदाताओं ने कमाल का काम किया है। एनडीए की इस प्रचंड जीत में महिलाओं का बड़ा रोल है। आप जानते हैं बिहार में 26 महिलाएं जीती हैं, 24 उसमें से एनडीए से है। आप समझ लीजिए। और बिहार से जो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी है बिल्कुल उत्साहित है। वो कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी कि बिहार की जीत हमारी है, अब बंगालियों की बारी है। आप समझ लीजिए। और बंगाल के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, एकदम स्ट्रेट फाइट है, कोई नहीं है। कांग्रेस ने वहां भी खत्म हो गई, यहां भी नहीं है। पहले जरा कंफ्यूजन होता था कि यार कांग्रेस भी थोड़ा वोट काटेगी, लेफ्ट लेगी, कुछ नहीं होना है। सीधी टक्कर है, इधर मोदी भारतीय जनता पार्टी, उधर तृणमूल कांग्रेस। मुसलमान वोट ये मांगेंगे ही नहीं, क्योंकि देंगे ही नहीं। वो भी मानकर चल रहे हैं कि भैया हमारा नंबर तो वहां से शुरू होता है, अब वो वैसी जो काटना हो काट ले। लेकिन जहां 50% से अधिक आबादी है वहां तो भाजपा किसी भी कीमत पे नहीं जीत पाएगी। वहां तो अधीर रंजन चौधरी नहीं जीत पाए तो भाजपा क्या कर लेगी। आप खुद सोचिए। अब आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों पिछले बार का आंकड़ा, ताकि पूरी जानकारी हो। पिछली बार तृणमूल कांग्रेस को 48.5% वोट मिले थे, भाजपा को 38.5, लेफ्ट को 4.8, कांग्रेस को 3। ये सब तो बेकार ही है। लेकिन भाजपा की जीत तब भी बड़ी थी दोस्तों, मैं बताता हूं। टीएमसी 288 में लड़कर 213 जीत जाती है और भारतीय जनता पार्टी 291 में लड़कर 77 सीट जीतती है। इंडिपेंडेंट 1, राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी 1, सब खत्म। इस बार इतिहास बदलने जा रहा है दोस्तों, याद रखिए। और आपको एक और तुलना वैसे ही बता देता हूं। बिहार में भी सनातन धर्म का अपमान किया गया। अब जानते हैं ना, रामचरितमानस का, राम मंदिर का। बंगाल में भी सनातन धर्मियों के प्रति किस तरीके से भेदभाव होता है ये भी सब देखते हैं, सबको पता है। मेरा तो एक बात मानना है दोस्तों कि पहली बार मुझे लगता है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर अपनी बात कही। ये कहा है कि बंगाल के दंगल राज को हम खत्म कर देंगे। मेरा तो यही निवेदन है कि नज़र रखिए और देखिए, जो सोशल मीडिया में लोग काम करते हैं ना, उसकी भी भूमिका बहुत बड़ी होती है दोस्तों। हम लोगों तक अपनी चीज़ों को पहुंचाते हैं, आपकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो मेरा निवेदन है कि जो भी बंगाल से जुड़े लोग हैं, बाहर के लोग हैं, बंगाल के लोगों को अपना साथ दीजिए। भाई निश्चित रूप से वहाँ लड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है, बड़ा मुश्किल काम है। अगर प्रधानमंत्री मोदी इस बात को इस शिद्दत से उठा रहे हैं तो बाकियों की भी जिम्मेदारी बनती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। और साथ ही दोस्तों, नई पुस्तक संघ की अनसुनी कहानियाँ, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, खरीदिए, पढ़िए, सोशल मीडिया पर साझा कीजिए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है दोस्तों। तो आप जुड़ना चाहें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी, चैनल से, तो आप ज़रूर मैसेज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।